Hello everyone. In this video, I'm going to discuss mainly about RPSC Assistant Professor exam and other exams जो भी मैंने clear करे हैं and my strategy, interview experience, question type and scope. Before proceeding, I would like to give my introduction. My name is Pragya Sharma. I have qualified RPSC Assistant Professor exam in the last vacancy from Zoology subject. Along with that, I've also cleared other exams which include CSIR JRF with All India 78th rank, ICMR JRF, GATE in Excel and DBT, and PhD entrance of NII, and also I'm gold medalist in my masters. तो ये सभी एग्जाम्स मैंने ड्यूरिंग माई मास्टर्स ही क्लियर कर लिए थे इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जनवरी 2022 में हमारे मास्टर्स के एग्जाम हुए और उसी साल के एंड तक मैं आई वॉज सेलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माई PhD as well. First comes the question, why to give this exam or any other assistant professor exam? नेट क्लियर करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का गोल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम हैविंग इंटरेस्ट इट हैज ग्रेड पे ऑफ 6000 which is one of the highest rated jobs in India and also you become a gazetted officer. अभी आरपीएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आप सभी में से इस एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे. To the next part, for those who don't know the paper pattern, बहुत शॉर्ट में मैं पेपर पैटर्न बता देती हूँ. इसमें 3 पेपर होते हैं. फर्स्ट 2 पेपर आर ऑफ सब्जेक्ट which are of 150 marks and third paper is of GK which is of 50 marks and next is interview which includes 24 marks. So next if I talk about subject syllabus, तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो CSIR नेट के सिलेबस से 60 to 70% कॉमन होता है. तो और जो बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं उनका ऑलरेडी वो नेट क्वालिफाइड होते हैं तो ये 60-70% सिलेबस तो सभी का ऑलरेडी कवर्ड होता है. अब जो नेक्स्ट 30-40% सिलेबस जो बचता है you need to work on that to ensure your selection. Next, if I talk about differences with CSIR, तो unlike CSIR net, इसमें ज़्यादा deep level questions नहीं पूछे जाते हैं. Surface level and factual questions are asked. क्वेश्चन के लेवल की अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है क्वेश्चन का एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज योर बेसिक्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर. So next comes the point, what sources did I use for my preparation? जब मैंने ये एग्जाम दिया था दैट टाइम आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स और साथ ही में CSIR नेट की तैयारी कर रही थी. तो मेरा मैक्सिमम जो पोर्शन है वो उसी से कवर हो गया था CSIR के साथ साथ. और CSIR की तैयारी मैंने ज्योति मैम के लेक्चर्स से करी थी. एंड नेक्स्ट जो है मेन जहाँ डिफिकल्टी आती है काफ़ी स्टूडेंट्स को वो है क्लासिकल पोर्शन, जो डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है कि वो याद नहीं रहता है. तो ट्रस्ट मी, एक बार पढ़ने में कुछ भी याद, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है. तो फ्रीक्वेंट रिविजन इज द ओनली थिंग which will help you out in classical. So you need to do a lot of revision for that. बेसिक्स कवर करना बहुत ज़रूरी होता है. तो फॉर दैट इफ़ यू वांट टू कवर योर बेसिक्स आप नीट कोचिंग मॉड्यूल्स जो होते हैं उन पर शिफ्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको जो BSc लेवल बुक्स होती है लाइक कोटपाल वहाँ से पढ़ना है. और मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं था, मैंने सभी टॉपिक्स कवर करे. नेक्स्ट बात करते हैं जीके पोर्शन की. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जीके पोर्शन कवर करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है. तो हाउ टू डील विद दैट पार्ट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी वीक इन जीके. मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे जीके में, इवन लेस देन 10 मार्क्स थे. एंड लेकिन मैंने ये मार्क्स का कॉम्पनसेशन जो है सब्जेक्ट में कर लिया था. काफ़ी लोग अपने जीके के मार्क्स को लेकर डीमोटिवेट हो जाते हैं और सब्जेक्ट की तैयारी करना ही बंद कर देते हैं. लेकिन मैं उनको मेरा ही एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैंने लास्ट मोमेंट तक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं छोड़ी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय जीके मार्क्स. इतने कम मार्क्स होने के बाद भी मैंने तैयारी लास्ट मोमेंट तक करी है. और मैंने उससे मोटिवेशन लिया उल्टा कि मेरे जीके में इतने कम मार्क्स हैं तो उनका कॉम्पनसेशन मुझे जब सब्जेक्ट में करना है तो मैंने सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करी. एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज सिर्फ पढ़ाई कर लेने से और नॉलेज गेन कर लेने से ही एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं. मैक्सिमम बच्चे नेट क्वालिफाइड होते हैं तो नॉलेज तो सभी के पास होता है. आपको जो है वो उस पर्टिकुलर एग्जाम ड्यूरेशन में उस प्रेशर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए. इट इज द ओनली थिंग विच विल ब्रिंग यू क्लोजर टू सिलेक्शन. और ये आता कैसे है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी बिकॉज इट इज़ वेल सेड दैट प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन. उसके लिए आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसी प्रेशर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालिए.
आप पीवाईक्यूज करिए जितने हो सकते हैं, दूसरे स्टेट्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज का ट्रेंड एनालिसिस करिए एंड फिगर आउट योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो मैं शुरू से ही काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा इंटरव्यू तो ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। First thing which I would like to tell you is make sure to get enough marks in your written exam so that you don't have to rely on interview. तो इंटरव्यू में मेरे साथ काफ़ी सीनियर लोग भी बैठे थे, कुछ तो स्कूल लेक्चरर एंड कुछ ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए थे दूसरे स्टेट में। तो उन लोगों को देखकर मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी कि हाउ आई एम गोइंग टू कम्पीट दीज पीपल। तो सब कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है, तो इस चीज़ का रियल जो रियलाइजेशन जो मुझे उसी दिन हुआ था। मैंने बैठकर अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को गैदर करा उस वक्त, और मैंने ये सोचा कि मैंने इतने स्टेप्स अगर क्लियर कर लिए हैं तो मैं ये स्टेप भी कर सकती हूँ। बस इस एक पॉजिटिव थॉट ने मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज कर लिया। फिर मैं अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं फील कर रही थी, और मैं अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सोचकर गई थी कि मेरा भी लेवल किसी से कम नहीं है, मेरा नॉलेज भले ही कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल और कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू पैनल को अच्छे इम्प्रेस करने का सोच कर गई थी। और व्हेन आई एंटर्ड देयर वर टू सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड वन आरपीएससी मेंबर। वहाँ उन्होंने जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली दिया था, और प्रॉपर लैंग्वेज में जो बिल्कुल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करके दिया, और जिस तरीके से वो आंसर को चाहते थे, और उनके फेस देखकर ही मुझे लग गया था कि वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हैं। और लकीली मेरे फेवरेट पोर्शन से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे सभी के आंसर आ गए, मुझे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए, तो मैंने उन क्वेश्चंस के लिए पोलाइटली मना भी किया है उनको। उन्होंने मुझे अप्रॉक्स 15 टू 20 क्वेश्चंस तो पूछे थे, और उनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनका डायरेक्टली मैंने मना कर दिया था पोलाइटली कि मुझे जिनका आंसर नहीं आते। और जो इंटरव्यू पैनल है वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि आप एग्जाम जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई करके आए हैं, तो ऑलरेडी अपना नॉलेज आपने वहाँ प्रूव कर दिया है। वो लोग वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपने आंसर्स आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो चेक करते हैं। और इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है वो कभी भी वो इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करता, आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाला है। तो आप जो भी आंसर देंगे उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करें जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। एक चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए अपना पूरा इंटरव्यू दिया था, एंड आफ्टर माई इंटरव्यू आई वॉज सो हैप्पी दैट इवन इफ आई डोंट गेट सेलेक्टेड, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी अपने इंटरव्यू से कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि दैट वॉज द टाइम मैंने जब अपना 100% दिया था। एंड इंटरव्यू में हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो। बस वो ये चेक करते हैं कि आप उन बेसिक क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और आपकी टीचिंग स्किल्स को चेक करने के लिए वो आपको कोई टॉपिक देंगे, या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप अपनी इच्छा से कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो आपको 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे करने प्रिपेयर करने चाहिए, बिल्कुल उसके बारे में आपको कुछ भी पूछ लें तो आप उसका जवाब दे सके, इतने अच्छे आपको प्रिपेयर करने हैं, और उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना है वहाँ पर। एक एक चीज़ वो लोग नोट करते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इवन वो आपको बीच में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आई वुड लाइक टू ऐड फ्रॉम माय साइड, कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर, आप सबसे पहले उस टॉपिक के जो पॉइंट्स उनको समराइज करिए कि आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक में आप क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, और उस टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप सबसे पहले उस चीज़ से शुरुआत करिए। Lastly, few key points which I would like to add from my side will be that be honest to yourself, believe in yourself. पढ़ाई सब करके जाएंगे, लेकिन उन 3 आवर्स में आपको बहुत यू नीड टू स्टे वेरी काम, एंड दिस विल बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सिलेक्शन। आपको बहुत काम रहकर उन 3 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज रिविजन। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एवरीथिंग स्टडी विल गो वेस्ट इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट प्रॉपरली। एंड आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं पढ़ाई करने के साथ। एंड जो आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, अगर उनमें आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो उनसे आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, उल्टा आपको अपना एक एनालिसिस करना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से गलत हुए हैं, और आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बजाय आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि
आपके प्लस पॉइंट्स और आपकी वीकनेसेस को सिर्फ आप खुद जानते हैं। और कम टाइम में एक आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपना 100% दीजिए। अगर आप ये सब कर लेते हैं ऑनेस्टी के साथ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। So that's it from my side, and good luck to you all for your preparation. Be consistent, and thank you so much.